Jai Jinendra. I am Neetu Jain. Welcome to my channel Success Angel. In this video, we are going to discuss Section 4 of Companies Act 2013. देखिए, ये सेक्शन थोड़ा सा लेंथी है और हम इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। This section deals with the provisions related to Memorandum of Association. Memorandum of Association is the most important document of any company which tell us about the constitution and scope of that company. अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये कंपनी की जन्म कुंडली होती है। अगर एमओए के कंटेंट को सिर्फ 10 सेकंड में डिस्क्राइब करना हो तो कुछ ऐसे कर सकते हैं। नाम, धाम, काम, पैसा और जिम्मेदारी, इस सफर में कौन कौन थी सबसे पहली सवारी। बेसिकली किसी भी कंपनी के एमओए में 6 क्लोज होते हैं। नेम ऑफ द कंपनी, स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, liability of the members, authorized capital of the company and persons who initially subscribe the shares of the company. पर 1% कंपनी के एमओए में एक नॉमिनी क्लोज भी होता है। आइए देखते हैं कि सेक्शन 4 क्या कहता है। हेडिंग ऑफ सेक्शन 4 इज मेमोरेंडम। सबसेक्शन 1 टॉक्स अबाउट द कंटेंट ऑफ एमओए, मतलब किसी भी कंपनी के एमओए में क्या क्या जरूर होना चाहिए एज पर लॉ। द मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी शैल स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड इन द केस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड इन द केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, provided that nothing in this clause shall apply to a company registered under section 8. तो हर कंपनी के मेमोरेंडम में सबसे पहला क्लोज क्या होगा? नेम क्लोज। और हर कंपनी को अपने नाम के पीछे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना होता है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड और अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक लिमिटेड और अगर 1% कंपनी है तो नाम के पीछे 1% कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लगाना होता है। मतलब कंपनी का नाम देखकर पता चल जाना चाहिए कि कंपनी 1% कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनीज को अपने नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं लगाना पड़ता, उनको एग्जम्प्ट किया हुआ है। चलिए मैं एक बार आपको मॉडल एमओए दिखाती हूँ। दिस इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। द नेम ऑफ द कंपनी इज डैश लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। मानकर चलिए मेरी कंपनी का नाम है दीप ज्ञान और मेरी एक प्राइवेट कंपनी है, तो मेरी कंपनी के एमओए में नेम क्लोज कुछ ऐसा होगा। द नेम ऑफ द कंपनी इज दीप ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड। अगर मेरी एक 1% कंपनी होती तो मेरी कंपनी के एमओए में नेम क्लोज कुछ ऐसा होगा। द नेम ऑफ द कंपनी इज दीप ज्ञान ब्रैकेट में 1% कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। द सेकेंड क्लोज ऑफ द एमओए इज स्टेट क्लोज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लोज बी, द मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी शैल टेल द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। ध्यान दीजिए, हमें कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखना है एमओए में। हमें सिर्फ उस स्टेट का नाम लिखना है जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। एक सिंपल लाइन, द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा या इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दैट्स ऑल। देखिए, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस बार बार चेंज हो सकता है, जैसे कि एक ही बिल्डिंग में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर या एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में विद इन सेम सिटी, टाउन और विलेज। अगर हम एमओए में कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस मेंशन करेंगे तो जब भी एड्रेस चेंज होगा हर बार एमओए को भी अमेंड करना पड़ेगा, जो कि एक लेंदी और कॉस्टली प्रोसेस है। इसलिए एमओए में सिर्फ स्टेट का नाम मेंशन किया जाता है, कंप्लीट एड्रेस नहीं। जब भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट होगा तो हर बार एमओए को अल्टर करना पड़ेगा। The third clause of the MOA is object clause.
According to section 4 subsection 1 clause C, the memorandum of a company shall state the objects for which the company is proposed to be incorporated and any matter considered necessary in furtherance thereof. ऑब्जेक्ट्स का मतलब बिजनेस ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी क्या क्या बिजनेस एक्टिविटीज कर सकती है. ऑब्जेक्ट क्लॉज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉजेज ऑफ एमओए बिकॉज इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ कंपनीज एक्टिविटीज. जो भी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होगा, कंपनी उससे बाहर जाकर कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकती. ऑब्जेक्ट क्लॉज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, main objects and other objects which are considered necessary in furtherance of main object. मतलब वो एक्टिविटीज जो मेन ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए जरूरी है. मानकर चलिए किसी कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट कोचिंग प्रोवाइड करना है. अब कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए कंपनी को बिल्डिंग भी परचेज करनी पड़ेगी, कंपनी को बुक्स भी प्रिंट करवानी पड़ेगी. पर प्रॉपर्टी बाय करना या प्रिंटिंग ऑफ बुक्स कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये अदर ऑब्जेक्ट्स हैं. मतलब वो ऑब्जेक्ट्स जो मेन ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए जरूरी हैं. द फोर्थ क्लॉज ऑफ द एमओए इज लायबिलिटी क्लॉज. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी, द मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी शैल स्टेट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड. अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी देयर कैन बी 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ओनली, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग नो शेयर कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग नो शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल. In case of a company limited by shares only, we have to write a single line in MOA. The liability of the members is limited and this liability is limited to the amount unpaid, if any, on the shares held by them. बड़ी सिंपल सी बात है. मानकर चलिए आपने किसी कंपनी के 1000 शेयर परचेज किए एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर. तो आपकी लायबिलिटी कितनी है? जितने रुपए के आपने शेयर परचेज किए, मतलब 10,000 रुपीज. आपने कंपनी को 7,000 रुपीज दे दिए, तो आपकी लायबिलिटी कितनी रह गई? अमाउंट विच इज अनपेड ऑन योर शेयर्स, मतलब 3,000 रुपीज. बस ये बात एमओए में लिखी होती है. द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड and this liability is limited to the amount unpaid, if any, on the shares held by them. कंपनी को कितना भी लॉस हो, पर उसका मेंबर से कोई लेना देना नहीं होता. कंपनी अपने मेंबर से एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं मांग सकती. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. मानकर चलिए एक कंपनी के 100 मेंबर्स हैं. हर मेंबर ने कंपनी से जितने शेयर्स लिए थे उन शेयर्स के सारे पैसे कंपनी को ऑलरेडी दे दिए. ये कंपनी लॉस में चल रही है. कंपनी की एसेट 7 लाख रुपीस की है और लायबिलिटी 10 लाख रुपीस की है. क्रेडिटर्स चाहते हैं कि कंपनी को बंद करके उनके सारे पैसे वापसी दिए जाए, पर कंपनी के पास तो 3 लाख रुपए कम है. तो क्या कंपनी क्रेडिटर्स को देने के लिए ये 3 लाख रुपीस मेंबर से मांग सकती है? द आंसर इज नो. मेंबर्स तो पहले ही अपने शेयर्स के सारे पैसे कंपनी को दे चुके हैं, तो कंपनी क्रेडिटर्स को पैसे कहां से देगी? देखिए, कंपनी के पास जो भी एसेट्स हैं, क्रेडिटर्स को जो भी मिलेगा बस उन्हीं एसेट्स में से ही मिलेगा, मतलब 7 लाख रुपीस में से ही. तो क्या क्रेडिटर्स का बाकी पैसा डूब गया? जी हाँ, क्रेडिटर्स के बाकी पैसे डूब गए. आई होप द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर ओनली इज क्लियर. अब बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ओनली. इन केस में कंपनी की कोई शेयर कैपिटल तो होती नहीं, तो कंपनी अपनी एक्टिविटीज के लिए पैसा कहां से लाती है? मेंबरशिप फी, ग्रांट्स, डोनेशंस.
ऐसी कंपनीज के केस में कंपनी की फैसिलिटीज को मेंबर्स ही इंजॉय करते हैं। तो जब भी कोई ऐसी कंपनी का मेंबर बनता है वो एक फिक्स अमाउंट की गारंटी लेता है कि अगर फ्यूचर में कंपनी बंद होगी और कंपनी के पास पैसा कम पड़ा लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए और वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस के लिए, तो हर मेंबर से कंपनी पैसे ले सकती है, बट मैक्सिमम टू द अमाउंट ऑफ गारंटी अंडरटेकन बाय द मेंबर्स। मतलब हर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है टू द अमाउंट ऑफ गारंटी। मींस इन सच कंपनीज members are liable to pay only the amount of guarantee as per MOA of company and not for any other liability of the company, and members are liable to pay only in the event of company being wound up. Company cannot call the guarantee amount for its business activities. बस यही बात हमें MOA में लिखी होती है। अगर अनलिमिटेड कंपनी है, चाहे अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हो या हैविंग शेयर कैपिटल हो, लायबिलिटी क्लोज में सिर्फ एक ही लाइन लिखी जाती है, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड। इन सच कंपनीज मेंबर्स आर लायबल टू पे फॉर ऑल डेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। आई होप नाउ द लायबिलिटी क्लोज ऑफ द MOA इज क्लियर। फिफ्थ क्लॉज ऑफ द MOA इज कैपिटल क्लॉज, और ये उन्हीं कंपनीज के केस में हो सकता है विच आर हैविंग शेयर कैपिटल, लाइक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ओनली, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। According to section 4 subsection 1 clause E, the memorandum of a company shall state the amount of share capital with which the company is to be registered and the division thereof into shares of a fixed amount। तो MOA में सिर्फ एक ही लाइन में ये सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 1 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। देखिए तीनों चीजें आ गई। टोटल शेयर कैपिटल कितनी है, कितने शेयर में डिवाइडेड है और हर शेयर कितने रुपए का है। ये कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, मतलब मैक्सिमम कैपिटल विच कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर्स। दिस कैपिटल इज आल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। According to section 4 subsection 1 clause E, the number of shares which the subscribers to the memorandum agree to subscribe which shall not be less than 1 share। मतलब हर सब्सक्राइबर कम से कम एक शेयर तो लेगा ही लेगा। एंड नेम ऑफ ईच सब्सक्राइबर्स, ये सारे डिटेल्स MOA के सब्सक्रिप्शन क्लोज में दी जाती है। नाउ according to section 4 subsection 1 clause F, in the case of one person company there is one more clause in the MOA which is known as nominee clause. Here we have to write the name of the person who in the event of death of the subscriber shall become the member of the company. Subsection 2, 3, 4 and 5 deals with the provisions related to the name of the company. According to clause A of subsection 2, the name of a company shall not to be identical or similar to the name of any other company. Otherwise, it may create confusion in the mind of stakeholders. Further, according to clause B of subsection 2, the name of a company shall not to be offensive or undesirable in the opinion of ROC. Means ना तो हम ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं जिन्हें यूज करना लॉ में ऑफेंस समझा जाता है, और ना ही ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि ROC की नजरों में अनडिजायरेबल है। नाउ विच नेम्स शैल बी कंसीडर्ड एज आइडेंटिकल और सिमिलर, विच नेम्स शैल बी कंसीडर्ड एज अनडिजायरेबल। द आंसर इज गिवन इन द रूल 8 एंड रूल 8A of Companies Incorporation Rules to 2014. According to clause A of subsection 3,
Without the previous approval of the central government, a company shall not be registered with a name which contains any word or expression which is likely to give the impression that the company is connected with government or any local authority, corporation or body constituted by government, or such words or expression as may be prescribed under Rule 8B of Companies Incorporation Rules 2014। इसका मतलब जब भी हम कोई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं या पुरानी कंपनी का नाम चेंज करते हैं, हर बार हमें आरओसी से अप्रूवल लेनी होती है। नेम अप्रूवल प्रोसीजर इज एक्सप्लेन्ड इन सबसेक्शन 4। According to subsection 4, read with Rule 9 of Incorporation Rules. In case of new company, an application for reservation of name shall be made in Spice Plus, means in incorporation form itself. But in case of existing company, an application for change of name shall be made by using web service run reserve unique name. Such application may either be approved or rejected, as the case may be, by the registrar. Central Registration Center, after allowing resubmission of such web form within 15 days for rectification of the defects, if any. Subsection 5 is talking about the adoption of name by the company which is approved by the ROC. According to subsection 5, once the name is approved by ROC, such name is reserved for 20 days in case of new company and for 60 days in case of existing company. इसका मतलब नई कंपनी के केस में नेम इंप्रूव होने के 20 डेज के अंदर प्रमोटर शैल इनकॉर्पोरेट द कंपनी विद दैट नेम, अदरवाइज आरओसी में अप्रूव सच नेम टू समवन एल्स। But according to Rule 9A of Incorporation Rules, this period of 20 days may be increased up to 60 days by paying some additional fee. देखिए, these videos are related to section. It is not possible to explain each rule deeply. पर जहां भी जरूरत होती है मैं relevant rules के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। Subsection 5 is also talking about the consequences if the name is reserved by furnishing wrong or incorrect information. According to clause 2nd of subsection 5, where it is found that the reserved name was applied by furnishing wrong or incorrect information, then if the company has not been incorporated, अगर कंपनी अभी तक incorporate नहीं हुई है, so the reserved name shall be cancelled and the person making application for reservation of name shall be liable to a penalty which may extend to 1 lakh rupees. And if the company has been incorporated, अगर कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है विद द रिजर्व्ड नेम, तो रजिस्ट्रार में डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months आफ्टर पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। वैसे तो नाम चेंज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, पर इस केस में सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही चाहिए। रजिस्ट्रार में आल्सो टेक एक्शन फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। अगर कंपनी ने अभी तक बिजनेस एक्टिविटीज या बोरोइंग एक्टिविटीज शुरू नहीं की तो, पर अगर कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तो आरओसी में टेक ए पिटिशन टू एनसीएलटी फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। But obviously, ROC cannot take any action without giving the company an opportunity of being heard. Subsection 6 has stated the model forms of MOA as specified in table A, B, C, D and E in Schedule 1. Table A is Memorandum of Association of Company Limited by Shares. Table B is Memorandum of Association of a Company Limited by Guarantee and not having share capital. Table C is Memorandum of Association of a Company Limited by Guarantee and having share capital.
Table D is memorandum of association of an unlimited company and not having a share capital. Table E is memorandum of association of an unlimited company and having a share capital. The last subsection, that is subsection 7, is about company limited by guarantee and not having a share capital. According to this subsection, any provision in the memorandum or articles in the case of a company limited by guarantee and not having a share capital which gives any person other than member a right to participate in the profits of the company shall be void, means ineffective. In simple words, such company cannot give any rights in its profits to someone who is not the member of the company. I hope Section 4 of Companies Act 2013 is now clear to all of you. In the next video, I will discuss another section of this act. For videos of other sections and topics of company law, see links in the description box. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय जय।